अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द चैनल। जिस तरह आपको पता है कि इमिग्रेशन के रूल्स पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने मेंशन किया था कि केयर वर्कर्स में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। आई होप आपको वो वीडियो बड़ी यूज़फुल लगी हो। उसके अलावा जिस तरह आपको पता है कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में आ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इमिग्रेशन कवानीन के बारे में। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। वेलकम टू द शो एंड ऑफ कोर्स जिस तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ राइट दैट एट द बॉटम। हमें आपको पता है चैट के अंदर, एंड डू माई बेस्ट टू आंसर दैट। वेलकम एवरीबडी हु इज़ जॉइनिंग अस। मेरा इंटेंशन यही है, इस तरह मैंने आपको बोला है कि ड्यूरिंग रमज़ान आई एम जस्ट गोइंग टू बी एट दिस टाइम थोड़ा लेट इन द इवनिंग, ट्राई टू डू लाइक 30-35 मिनट्स का शो। उमर लिखते हैं, सर आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा, कैन आई अप्लाई फॉर प्राइवेट लाइफ वीज़ा, हाउ मेनी चांसेस फॉर अप्रूवल। देखिए उमर, पहली बात है कि इफ़ यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, बिल्कुल आप प्राइवेट लाइफ वीज़ा डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस। देखिए पहली बात है कि इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं आपसे आपकी लाइफ स्टोरी जाने बगैर आई कुड से टू यू कि आपके चांसेस क्या हैं, बिकॉज कोर्ट ऑफ अपील ने भी एक केस आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जहाँ प्राइवेट लाइफ की बात आती है और वहाँ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल की बात आती है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टेस्ट। कोर्ट ऑफ अपील ने ये भी बोला है उस केस लॉ के अंदर कि वन, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टेस्ट, एंड सेकंड, हम कंट्री ऑफ ओरिजिन और या कंट्री ऑफ गाइडेंस जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में फैसला देंगे। तो बिल्कुल आप प्राइवेट लाइफ वीज़ा डाल सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल कि आपके जो मेरिट है वो बहुत डिपेंड करेंगे आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर। एंड हम उन सर्कमस्टांसेस को कंपेयर करेंगे कि आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन की कंट्री गाइडेंस या कंट्री इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, और जो आप बोल रहे हैं कि क्यों आपको वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल होंगे अपनी होम कंट्री में जाके इंटीग्रेट करने में, क्या वो चीज़ें कंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होम ऑफिस की होती है उसमें भी लिखी हुई हैं या नहीं, और उसकी बेसिस पे असेसमेंट होगी कि आपका प्राइवेट लाइफ के में कोई मेरिट भी है केस में या नहीं। कुछ लोग जो स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं वो इसलिए भी प्राइवेट लाइफ डालते हैं, आई बी वेरी कैंडिड विद यू एंड ऑनेस्ट विद यू, कि वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डालते हैं, हमें मेरिट का तो पता है लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, बिकॉज जारी बात है जितना अरसा हमारी प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगर उस अरसे में हम सिक्योर कर सकते हैं एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो फिर हम कम से कम उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके स्किल्ड वर्कर वीज़े पे स्विच कर लेंगे। देखें, जहाँ तक स्किल्ड वर्कर वीज़े की बात है, मैं एक चीज़ बहुत बोलता हूँ लोगों को, और जो मेरे ऑफिस में भी आते हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट ढूंढा करें इन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। पीबीएस एली लिखते हैं, सर 5 ईयर स्टेटलेस चाइल्ड रूट है। देखें, रूट तो अभी भी है लेकिन कानून में तब्दीली आ गई है। तो लेट मी लिटिल बिट गिव यू लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड के कानून में तब्दीली क्या आई है। पहले ही होता था, ये जारी बात है इंग्लिश सॉरी इंडियन नेशनल बच्चों के लिए था, क्योंकि केस लॉ उनका था कि जी अगर आप हमें इंडियन हाई कमीशन से एक डॉक्यूमेंट ला के दे दें कि बच्चा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उस बच्चे को स्टेटलेस कंसिडर करेंगे। फिर कानून में तब्दीली आ गई और होम ऑफिस ने जो नया कानून बनाया उसमें उन्होंने ये बोला है कि अब आप ये भी बताएं कि क्यों आपने बच्चे को रजिस्टर नहीं किया, और अगर आपके पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है कि क्यों बच्चे को रजिस्टर नहीं किया, तो हम आपको फिर भी स्टेटलेस का दे देंगे। और ये बोल देना कि हम इलीगल थे या ये हो गया वो हो गया, ये बातें नहीं। इट हैज़ टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल रीज़न कि बच्चा रजिस्टर नहीं हो सका। जब ये केस लॉ में चेंजेस आई भी थी, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि ये इतना वेग तरीके से इन्होंने कानून लिखा है, मैंने इस तरह वीडियोस में आता इसी तरह बनाई थी कि आई थिंक लिटिगेशन होगी और कोर्ट ऑफ अपील से जाके शायद कोई इंटरप्रिटेशन आ जाए इस बात के ऊपर कि जी अगर आप बोल रहे हैं कि क्या रीज़न है कि बच्चा रजिस्टर नहीं हुआ, तो किन किन पैरामीटर्स में वो रीज़न यस या नो होंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस आया नहीं है, जब भी आया ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। बट कानून अभी भी है, लेकिन आप समझ लें कि उस पर प्रैक्टिकली उतरना बड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द चेंजेस। प्लीज अगर आप इंग्लिश में लिखें, आई बी ग्रेटफुल। आई हैव अ प्री सेटल स्टेटस, EU फैमिली परमिट, कैन आई अप्लाई फॉर माई स्पाउस।
देखिए, अगर आपके पास फैमिली परमिट है और आप से इंडियन या पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो आप अपनी स्पाउस के लिए अंडर अपेंडिक्स FM अभी अप्लाई नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आ जाए तो फिर आप अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर नेशनैलिटी। लेकिन जिस तरह आपने लिखा है, इट इज़ सीम्स एज इफ आप पाकिस्तानी या इंडियन नेशनल है और आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, तो जब तक इनडेफिनिट नहीं आता आप अपने स्पाउस को नहीं कर सकते। एक अच्छा सवाल मिसेस सेगवार ने लिखा है कि आई एम 16 ईयर ओल्ड, कैन आई अप्लाई फॉर प्राइवेट लाइफ। देखिए, जो प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस हैं वो मेनली इमिग्रेशन कानून में 3 तरह की हैं। जो सबसे पॉपुलर प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन है वो है कि जी अगर आपको इलीगली इस मुल्क में 20 ईयर्स हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि जी मुझे प्राइवेट लाइफ वीज़ा मिले, जो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा। फिर एक और प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन है, वो भी बड़ी पॉपुलर है कि इफ़ यू हैव लिव्ड इन दिस कंट्री फॉर लेस देन 20 ईयर्स, आपने ये प्रूव करना है कि दे आर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, और अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल पे इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई, यू कैन हैव अ लुक एट दैट चैनल पे। और जो तीसरा जो रिसेंट है, जो बड़ा पॉपुलर है, कि इफ़ यू आर अ यंग अडल्ट, यानी कि इफ़ यू आर एज्ड बिटवीन 18 एंड 24, हाफ द लाइफ आपने यहाँ गुजारी और फिर जारी बात है वो वीज़े आपके पास है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई, आप देखें तो आपको मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है फर्स्ट 7 ईयर्स तो वो इंडेफिनेट अप्लाई करता है, वो भी प्राइवेट लाइफ है, तो यानी कि 4। आपने बोला आई एम 16 ईयर ओल्ड, तो इन चारों में से तो मुझे नहीं पता आप किधर फिट होंगे, बिकॉज जारी बात है अगर आप 16 के तो 18 to 24 में नहीं है, आप 7 ईयर यहाँ पैदा नहीं हुए तो उसमें भी नहीं है, परहैप्स आप उसमें आते हैं जिन बच्चों ने यहाँ 7 साल गुजार लिए हो, वो भी प्राइवेट लाइफ में ही आते हैं। तो डिपेंड करता है कि इन विच सेंस आर यू टॉकिंग अबाउट कि क्या मेरी प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डल सकती है या नहीं। क्योंकि देखें, ह्यूमन राइट एप्लीकेशन 2 तरीके से हम असेस करते हैं। एक ह्यूमन राइट एप्लीकेशन होती है जो विद इन द इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ है, और एक ह्यूमन राइट एप्लीकेशन होती है जो आर्टिकल 8 पे होती है, जिसका टेस्ट है कंपेलिंग, कंपैशनेट एंड उन बेसिस के ऊपर हम बेसिकली करते हैं। किसी ने लिखा भाई काइंडली टेल अर अबाउट हेल्थ केयर वीज़ा। आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग फॉर हेल्थ केयर वीज़ा। बड़ी मेजर चेंजेस आ रही हैं हेल्थ केयर वीज़ा के अंदर, जो मैंने जिक्र भी किया है अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में। प्लीज़ आपको टाइम मिले तो आप उसको देख लें। उसके अलावा हेल्थ केयर वीज़े में अगर आपको याद हो, अगर आप मुझे फॉलो करते, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि हेल्थ केयर वीज़ा में भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आने लगी हैं। जब मैंने ये बात की उसके बाद तकरीबन 10 में से 7 ऑड केसेस एंट्री क्लियरेंस पे हेल्थ केयर के इंटरव्यूज होने शुरू हो गए लोकली। अबाउट, मुझे प्लीज़ नंबर तो नहीं पता, बट हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के वीज़े रिवोक हुए हैं जो हेल्थ केयर के अंदर काम करती हैं कंपनीज, और उनके फिर स्टाफ की रेवोकेशन हुई है। उनको 60 डे मिले कि वो कोई और जॉब ढूंढें। और अब हेल्थ केयर में जो नई रिस्ट्रिक्शन होम ऑफिस ने डाल दी है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। तो बिल्कुल हेल्थ केयर के अंदर थिंग्स आर, आप समझ लें वो काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से क्वाइट ऑनेस्टली और कैंडिडली अगर मैं आपको बोलूं, अभी भी होम ऑफिस ने कम काम किया है, बिकॉज मेरी ये फीलिंग है कि हेल्थ केयर में अभी भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है वर्कर्स के साथ। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, प्लीज़ आप देखें। मुझे ये फील होता है पर्सनली कि सर्टन, मैं नहीं कह रहा हर केस में, लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे फील होता है, मुझे वो बताते हैं कि जी हमें आवर्स उतने नहीं मिल रहे जितने घंटे हमें काम करना चाहिए हेल्थ केयर के अंदर। एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वो उसका मतलब है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो ब्रीच कर रहा है अपनी स्पॉन्सरशिप ड्यूटीज़ को, एंड दैट वुड हैव अ वेरी हाईली एडवर्स इफेक्ट ऑन योर फ्यूचर एप्लीकेशंस। एंड आई नो कि ये सिस्टम, मुझे जो लोग बता रहे हैं ये चल रहा है, आई होप यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ दैट सिस्टम। तो प्लीज़ हेल्थ केयर के अंदर अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ लॉफुल तरीके से काम करें। एक्सेप्ट कॉल प्लीज़ सर। देखिए, सिलसिला ये है कि मैंने अब नया सिस्टम किया है जिसमें मैं ये कैमरा लगा के ना अपने फ़ोन का मैं आजकल शोज़ कर रहा हूँ, तो आई अपोलोजाइज़, मैं इसके अंदर कॉल्स नहीं अटेंड कर सकता। तो अगर आप माइंड ना करें, मुझे बस कॉल ना कीजिए। वो
कॉल का ये था कि व्हेन आई यूज्ड टू डू द लैपटॉप के ऊपर शो ना, मैं फिर कॉल ले सकता था, लेकिन ये मुझे नया सिस्टम बहुत कन्वीनियंट लगता है इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि उसमें ये बड़ी जल्दी सेटअप हो जाता है, लैपटॉप में पूरा वो स्टूडियो सेटअप करना पड़ता है। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड मैं यही करूँगा। और इसमें एक अच्छी बात आपके लिए कि रमज़ान के बाद तो आई विल ट्राई कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा टिकटॉक आपके साथ कर लिया करूँ और एक दफ़ा मिनिमम यूट्यूब कर लिया करूँ। तो 20-30 मिनट भी करूँ, दैट्स इनफ मेरी नज़र में। तो आप माइंड ना करें तो आइंदा से हम इसी तरह करेंगे कि आप नीचे मैसेज लिख लो एंड आई ट्राई टू बेस्ट माई आंसर दैट। उसके अलावा आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, अपने आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें एडवर्टाइज करो चैनल को हर तरह के प्लेटफॉर्म पे। एंड उसके अलावा बड़ा आसान है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको होम ऑफिस में रिप्रेजेंट करूं या आप चाहते हो कि मैं कोई आपका केस फाइट करूं होम ऑफिस के खिलाफ, यू कैन गेट इन टच विद मी। मेरी डिटेल सोशल मीडिया पे बड़े आराम से मिल जाती हैं। थैंक यू। If you have an overdraft, can you call spouse over visa? बिल्कुल, overdraft has got nothing to do with that. अगर आपका overdraft है, आप विजिट वीज़े पे भी स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपना स्पाउस को भी बुला सकते हो अपेंडिक्स एफएम के अंदर, बिकॉज अपेंडिक्स एफएम पे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है अगर सेविंग पे नहीं शो करे तो आपकी इनकम की बेस पे है, उसका ओवरड्राफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं। Check if there is any CCJ. I think somebody said कि if there is any CCJ, can I still apply? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर सिटीजन एप्लीकेशन की जो नेशनैलिटी एप्लीकेशन है उसमें फाइनेंशियल साउंडनेस आपकी एप्लीकेशन को कैसे अफेक्ट करती है, एडवर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो। लेकिन इन शॉर्ट CCJ अगर बिजनेस CCJ है तो इतना अफेक्ट नहीं है। अगर वो CCJ आपको काउंसिल टैक्स की वजह से, HMRC की वजह से, या आपने NHS के पैसे देने, मतलब हॉस्पिटल के पैसे देने, देन इट मे हैव एन इफेक्ट, लेकिन वो फिर होम ऑफिस आपसे और डिटेल्स उसकी मांगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप पे काउंटी कोर्ट जजमेंट लगी है तो होम ऑफिस विल टेक ए वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑन इट, यानी कि प्रैक्टिकली देखेगा। और अगर आपको पता है काउंटी कोर्ट जजमेंट्स लग जाती हैं बिजनेस के अंदर, होपफुली दे विल नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन यू। वो बड़ा तेज हज गुजर रहा है। Sir, I came 13-year-old illegally in the country and now I'm applying citizenship. देखिए अगेन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है क्योंकि होम ऑफिस ने ये बोला कि जो लोग इलीगल इस मुल्क के अंदर आए हैं अगर वो अप्लाई करेंगे तो हम उनको नेशनैलिटी नहीं देंगे। मेरा व्यू इसमें ये है, अगर आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखें, आई थिंक होम ऑफिस ने जिस तरीके से पॉलिसी बनाई है इट्स हाईली चैलेंजेबल और मुझे लगता है कि ये चैलेंज होगा। तो अक्सर लोग अब जो मेरे पास आ रहे हैं जो इलीगल एंट्रेंट हैं और वो सोच रहे हैं कि तारिक भाई इस कानून चेंज के बाद ये जो पॉलिसी है, ये कानून ही है, इसके बाद क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं उनको दो बातें बोल रहा हूँ। पहली बात मैं उनको बोल रहा हूँ कि अप्लाई करें अगर होम ऑफिस, क्योंकि डिस्क्रेशनरी है, मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं है बाय द वे, लेकिन अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है तो गेट रेडी कि हम फिर इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में जाके। पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल का पहले रिव्यू डालेंगे, फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल करेंगे, फिर जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे। बॉल पार्क फिगर यू लुकिंग एट 7-8-9,000 पाउंड का खर्चा। तो फिर लोग थोड़ा स्टेप पीछे ले लेते हैं, कहते हैं हम ऑलरेडी इंडेफिनिट है, हम अभी 7-8 हज़ार अपना स्पेंड नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू जाने में। तो फिर मैं उनको सेकेंड बात बोलता हूँ कि फिर आप स्टेप बैक वेट करो, कोई और हिम्मत करके आगे जाएगा, कोर्ट में जाके इस पॉलिसी को चैलेंज करेगा। और अगर होपफुली कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है कि भाई ये पॉलिसी अनलॉफुल है आपकी, वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि याशी हो जाएगी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के आपको पता है कि कितने केसेस आते हैं जिसमें पता चलता है कि ये अनलॉफुल है, ये लॉफुल है, या इंटरप्रिटेशन की क्लैरिटी मिलती है, तो उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखो आई बी ग्रेटफुल। I'm a sponsor with maternity leave. Which payslip should I provide for FLRM? किसी ने मुझसे पूछा था। तो अगर आप 10-year रूट पे हैं तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतना मैटर नहीं करती, आप 3 मंथ की भी दे सकते हैं। और अगर आप 5-year रूट पे हैं तो फिर आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपने मीट करनी है। तो वो आपकी जब चेकलिस्ट निकलेगी तो होम ऑफिस आपको उसमें लिस्ट दे देगा। बिकॉज जब आप मैटरनिटी पे होते हैं तो होम ऑफिस जो आपका पीरियड होता है 6 मंथ एम्प्लॉयमेंट का चेक करना होता है, वो मैटरनिटी से पहले का ले लेता है। तो प्लीज़ अगर आप उसको चेकलिस्ट देखें, दैट विल टेल यू। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर 7 year प्रायोरिटी सर्विस इस वक्त है बच्चे के लिए,
मुझे अभी याद नहीं है, यूल हैव टू गो ऑनलाइन, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि टिल यू गेट टू द स्टेज जिसमें आप एप्लीकेशन की फ़ी पे करने लगते हो, सिर्फ उस वक्त पता चलता है कि प्रायोरिटी सर्विस है या नहीं। रिसेंटली तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन होम ऑफिस कीप्स चेंजिंग द प्रायोरिटी लिस्ट प्रायोरिटी सर्विस की, सो अनलेस यू गो एंड हैव अ लुक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू gauge at the moment. किसी ने बोला, how much money do I need if I want to sponsor my uncle from Pakistan? There's not an easy answer for this, because जब आप स्पॉन्सरशिप करते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं इधर बेस्ड हूँ, तो दे आर हैप्पी विद दैट। मैंने बहुत कम रिफ्यूज़ल देखे, मे बी 10 में से 2 जिनको प्रॉब्लम होती है स्पॉन्सर देने वाले की तरफ से। 90% और 80% रिफ्यूज़ल जो विजिट वीज़े के होते हैं, वो इस बात पे होते हैं कि होम ऑफिस इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि आपकी इंटेंशन जेन्युइन है फॉर द विजिट एंड यू विल गो बैक, क्योंकि आपने सफिशेंट होम टाइज नहीं बताए होते, एंड जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होती है उसमें आपने एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। होम ऑफिस कहता है जी आपने तो बोला था हमारी इनकम ये है, लेकिन जब हम आपकी बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं उसमें तो इनकम ही इतनी नहीं है। अब उसके बारे में मुझे अक्सर लोग कहते हैं, तारिक भाई जब सारी फाइनेंशियल सपोर्ट हम दे रहे हैं, वाई द होम ऑफिस आस्किंग ऑल दिस? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि इमिग्रेशन रूल की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है विजिट वीज़े की, you have to satisfy as an applicant to the home office कि you have sufficient ties कि आप वापस आओगे अपनी होम कंट्री। तो उसके लिए फिर आपको अपनी हर हाल में फाइनेंशियल सिचुएशन देनी पड़ती है। अब जारी बात, एक बंदा अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन दे रहा है कि जी मैं होली डिपेंडेंट हूँ किसी और के ऊपर, तो फिर जारी बात है दैट वुड अफेक्ट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ विजिट वीज़ा। ये सिचुएशन लेस एडवर्स होती है अगर आपके पेरेंट्स हैं, बिकॉज जारी बात है पेरेंट्स आर एल्डरली, you as their biological son, daughter, why not you give them money? तो वो एक अंडरस्टैंडेबल बात है। पर जहाँ भाई बहन अंकल्स की बात आती है, होम ऑफिस टेक्स अ व्यू कि अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं कि वो अपना खुद कर सकें, तो हमें ये शक है कि दे माइट नॉट गो बैक देन। तो ये प्रॉब्लम होती है। EU settlement can get sponsorship visa, somebody asked. I do not know what you mean by sponsorship visa. So maybe थोड़ा अगर आप मुझे clarity दे दे तो मुझे थोड़ा मिल जाए, because I do not understand when you say EU settlement में can I get a sponsorship visa. If you are talking about EU settlement में आपको skilled worker, so I don't know, you have to clarify, my apologies. किसी ने लिखा है, if a person whose company has closed and is on a K visa, can he apply for new sponsor? वो डिपेंड करता है कि are you within your 60-day visa जो विंडो है, बिकॉज जब आपकी कंपनी बंद हो जाती है आपको एक ईमेल आती है जिसमें होम ऑफिस कहता है you have 60 days जिसमें आप कोई नई एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लें। सो इफ़ यू आर विद इन दैट 60 days बिल्कुल आप नया स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, एंड अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 60 days आपके पास सिर्फ 14 डेज होते हैं, यानी कि होम ऑफिस सिर्फ इजाज़त देता है 14 days ऑफ बिकमिंग एन ओवरस्टे, आप फिर भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर इफ़ यू आर एन ओवरस्टे मोर देन 14 days फिर नहीं। My mother is settled status है, can she bring her dependent over 18 years of age? Not really, because जो settlement वीज़े के ऊपर है वो adult dependent वीज़े पे सिर्फ उन लोगों को बुला सकते हैं जिनकी ill health and disability या mental illness की वजह से they are unable to perform their day-to-day task. Financial dependency की basis पे आपका technically speaking Article 8 पे claim बन सकता है, but that's a very 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 difficult application. ये तो वही बात होगी कि it'll be very hard. लेकिन of course मुझे facts नहीं पता, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, शो का फॉर्मेट ये नहीं कि मैं आपको केस स्पेसिफिक कोई फैक्ट्स दूं, बात सिर्फ ये होती है कि हम एक जनरल इमिग्रेशन की बातचीत करते हैं। हाउ लॉन्ग FLRFP टेक्स? इट्स बिन 13 months. होम ऑफिस ने 1 year बोला है, इतना आजकल लग रहा है, बट आई हैव नोन पीपल जिनका 1.5 साल बाद जवाब आया है। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनका FLRFP साल से ऊपर हो गया, अगर आप मेरे शोज़ को फॉलो करते हैं, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आपको फिर ये करना चाहिए कि कॉन्टैक्ट योर MP, और MP को बोलें कि होम ऑफिस को चेस करे, एंड दैट कुड बी इट। I'm skilled worker visa. How can I get my new baby visa? You'll have to apply as skilled worker dependent. आपने ये पूछा ना कि if you're on a skilled worker और आपका यहाँ baby born हुआ है, then obviously you apply for skilled worker dependent उस baby के लिए।
किसी ने आई थिंक ये पूछा, इफ आई एम नॉट रेड इट रॉन्ग, कि वो स्किल वर्कर पे टियर 2, आई मीन यू मीन मे बी स्किल वर्कर, कैन आई स्विच बैक टू स्टूडेंट? बिल्कुल आप स्विच बैक कर सकते हैं स्टूडेंट पे, बिकॉज द होल पॉइंट इज अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे, सो जी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। पहली बात कि यूनिवर्सिटी गिव यू एडमिशन, सेकेंड बात कि आपने ऑलरेडी स्टूडेंट पे कितना टाइम गुजारा है, बिकॉज जारी बात है होम ऑफिस ने बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल में एक लिमिट लगाई है कि आप इतना सेक्स स्टूडेंट यहाँ रह सकता है। EU सेटलमेंट कैन चेंज टू स्किल वर्कर वीजा, बिल्कुल। अगर आपके पास EU सेटलमेंट स्कीम का प्री सेटल स्टेटस है, अब वो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर आता है, इफ यू गॉट अ वैलिड वीजा, तो बिल्कुल आप स्किल वर्कर वीजे पे स्विच कर सकते हैं। या मैं एक छोटी सी बात आपको बोल दूं कि कुछ लोग ओवरस्टेयर होते हैं और वो EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डालते हैं। जारी बात है विड्रॉल एग्रीमेंट की वजह से होम ऑफिस ने बोला है कि अगर आप ओवरस्टेयर भी हैं, आप EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डालते हैं, जब तक हम उसका डिसीजन नहीं देते हम आपको राइट टू वर्क देंगे। कुछ लोग वो वाला राइट टू वर्क मेरे पास लेके आते हैं और कहते हैं तारिक भाई क्या हम इससे स्विच हो सकते हैं स्किल वर्कर पे? द आंसर इज नो, बिकॉज वो आपका राइट टू वर्क विड्रॉल एग्रीमेंट वाला है, वो सब्सटेंसिव नहीं है व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। मैसेज So I completed 10-year long residency. Oh, बड़ा तेज गुजर गया. My apologies. What about refugee status person for SIA license about overseas criminality? I do not know what you specifically mean, because आपने बड़ा एक वेग चीज लिखी है कि SIA license holder overseas criminality. I do not know what you mean. My apologies. Bunny then after. किसी ने लिखा है I was on a I think PR route, sorry, parent route पे थे and they've lost their job. Can I still apply for indefinite leave to remain? अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस पे indefinite leave to remain अप्लाई करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंडेफिनेट कर रहे हैं 5-year रूट के ऊपर कि आप पार्टनर थे, फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इफ़ यू डूइंग अ लॉन्ग रेजिडेंस तो फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू फाइंड देयर। Ellie, if you write in English, I will be grateful. किसी ने पूछा तारिक भाई कैन यू प्लीज टेल मी द ईमेल फ्रॉम फॉर होम ऑफिस फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉन्सर। आई डू नॉट नो आपका क्या मतलब है, लेकिन what additional information you need to use from the sponsor, because अगर आपने कॉस्ट में कोई additional information डालनी है तो वो आप नहीं डाल सकते, वो आपका एम्प्लॉयर अपने SMS सिस्टम के थ्रू डालेगा। उसके अलावा अगर आपने होम ऑफिस से अपने स्पॉन्सर के बारे में कुछ पूछना है तो ऐसा कोई होम ऑफिस की ईमेल नहीं है। द बेस्ट थिंग इज टू कॉन्टैक्ट देम बाय टेलीफोन। देर इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम जिसमें होम ऑफिस पूछता है कि आपने अगर कुछ हमसे पूछना है, तो वो उसमें आजकल उन्होंने ई-बॉट लगाया हुआ है, यू कैन ट्राई कि इट कुड वर्क फॉर यू। किसी ने पूछा है कि टुडे आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम द होम ऑफिस सेइंग दे नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, डज दैट मीन कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया? नो, दैट ओनली मीन्स कि जो केस वर्कर है वो आपके केस को असेस कर रहा है। एंड बट अच्छी बात है कि द मोमेंट यू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो बोले हैं, द इंडिकेशन है इसके बड़ी जल्दी फिर आपका जवाब आ जाएगा। सर 1 year स्टूडेंट, सॉरी वो गुजर गया। आई थिंक वट यू मेंट इज कि आई बीन 1 year स्टूडेंट, कैन आई स्विच बैक? आई थिंक फ्रॉम Tier 2 टू स्टूडेंट बिल्कुल आप कर सकते हो। अगेन लाइक आई सेड टू यू कि आप यूनिवर्सिटी से पहले बात करो कि अगर आपको कैश असाइन हो जाता है यूनिवर्सिटी से, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्विच बैक। किसी ने लिखा है सर आई वांट टू ब्रिंग माय पेरेंट्स, व्हाट्स द प्रोसेस? आई प्रिज्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट विजिट वीज़ा, तो उसकी एक प्रॉपर एप्लीकेशन डलती है विजिट वीज़े की, and then you can bring your parents over visit पे of course। किसी ने लिखा है आफ्टर सबमिशन, आई थिंक वही है, एली ने लिखा है कि आफ्टर सबमिशन फर्दर डॉक्यूमेंट्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक? Ellie, I won't be sure depending on the caseworker, but normally it's within a couple of months. But the good thing is कि जब वो आपसे further information मांगते हैं, कभी कभी caseworker अपनी email दे देता है कोड, जैसे FRR 6 या FHR 5, तो वो उनका वो डिपार्टमेंट है जहाँ वो बैठे हुए हैं। तो अगर उन्होंने वो कोई ईमेल दे दी तो अच्छी बात आपकी है कि अगर 2 वीक के बाद 4 वीक के बाद वो आपको अपडेट नहीं देते, यू कैन चेस देम एंड से कि जी मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे, प्लीज़ आप मुझे वो कर दें। If your course completion date changes, would you still be eligible for graduate visa? That's a very good question. Okay, let me tell you कि graduate visa में बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों को, जो मुझे नज़र आती है, लोग समझते नहीं हैं।
वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रेजुएट वीज़ा है कि यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को इंडिकेट करना है कि आपने अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया एंड यू इन अदर वर्ड्स एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी ने कंफर्म करनी है। तो मैं अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको बड़ा फ्रैंक सिनेरियो अभी देता हूँ जो रिसेंटली हुआ है कि एक शख्स आया कहता है तारिक भाई मेरी यूनिवर्सिटी, और ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि मेरा फाइनल डेसिटेशन फेल हो गई है, मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्सिटी कह रही है हम आपको और कोई कैश नहीं देंगे। अब सारी बात है अगर वो, और यूनिवर्सिटी कह रही है जी गो बैक होम और आप वहाँ जाके अपना डेसिटेशन जमा करा दो, हम आपको डिग्री दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू गो बैक होम तो एंट्री क्लियरेंस पे ग्रेजुएट वीज़ा नहीं है। तो फिर कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि दे मेकिंग अ प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन इस बेसिस पे कि यार प्राइवेट लाइफ पे एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, हम अपनी डेसिटेशन जमा करा देंगे, वीज़ा हमारा ख़त्म हो गया, 3C एक्टिवेट हो गई, जैसी हमारी डिग्री हमें मिलेगी होपफुली हम डेसिटेशन पास कर लेंगे, नई जो जमा कराएंगे, जैसी डिग्री मिलेगी हम ग्रेजुएट वीज़े में स्विच कर लेंगे, अगर उस वक्त तक हमारा प्राइवेट लाइफ वीज़ा चल रहा हुआ, एप्लीकेशन पेंडिंग रही तो। उसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है जो मैं लोगों को बोलता हूँ जब मेरे दफ्तर आते हैं, और मैं कहता हूँ पहले आप वो वेरीफाई कर लें यूनिवर्सिटी से कि जी ठीक है आप मुझे वीज़े की एक्सटेंशन नहीं दे रहे, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ प्राइवेट लाइफ वीज़ा एंड आई विल बी अंडर 3C, और मैं उस 3C के दौरान अपनी डेसिटेशन जमा कराऊंगा और मेरा होपफुली कोर्स पास हो जाएगा। मुझे आप कंफर्म करके दें कि जैसे ही मेरा कोर्स पास होगा, ऑल्दो आई एम अंडर 3C, होपफुली उस वक्त अगर आपका जवाब नहीं आता प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन का, क्या आप होम ऑफिस को इंडिकेट करेंगे कि मैंने सक्सेसफुली अपना कोर्स पास कर लिया है? बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप सख्ती से पढ़े इमिग्रेशन कानून तो वो ये कहते हैं कि इन योर लीव टू रिमेन के अंदर आपने पास किया हो। अब अगर यूनिवर्सिटी आपको मुड़ के कह देती है कि यस हम आपको कंफर्म कर देंगे, देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कहती है नो, तो ये जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि FLRFP डाल रहे हैं, डेसिटेशन जमा करा रहे हैं, ठीक है डिग्री आपको मिल जाएगी लेकिन ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। रेफ्यूजी पर्सन प्रूव ओवरसीज क्रिमिनलिटी फॉर SIA लाइसेंस, इज देयर एनी इफेक्ट गो हाई कमीशन? देखिए मैं SIA लाइसेंस का काम नहीं करता, मुझे नहीं पता, दिस इज समथिंग जो आपको भाई पूछना पड़ेगा जो भी SIA के जो अवॉर्डिंग बॉडी है जो आपको लाइसेंस बना के देते हैं। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि अगर डोल लाइसेंस या जो भी ये जो प्रोटेक्शन या SIA के लाइसेंसेज होते हैं इसमें रेफ्यूजी वाले बंदे कहाँ कैसे अपने डॉक्यूमेंट दे सकता है, बिकॉज सारी बात है इफ यू रेफ्यूजी स्टेटस आपके पास है, यू नेचुरली कैन नॉट गो टू योर होम कंट्री की एम्बेसी एंड आस्क फॉर क्लियरेंस ऑन क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट, बिकॉज सारी बात है आप तो कह रहे हो मेरी जान को खतरा है, हाउ कैन यू गो टू द एम्बेसी? तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी अवॉर्डिंग बॉडी को कि जी मैं तो रेफ्यूजी हूँ, मेरे पास आई एम रिकग्नाइज एज ए रेफ्यूजी, मैं अपनी एम्बेसी के पास जाके डॉक्यूमेंट हासिल नहीं कर सकता इस टाइप के। एंड लेट्स सी कि वो आपको क्या कहते हैं। तारिक भाई ओवरस्टे माई पार्टनर, कैन आई बिकम हर डिपेंडेंट? देखें डिपेंड करता है, अगर आपकी पार्टनर जो ये बड़े सिनेरियो होते हैं कि जी मैं ओवरस्टे हो गया हूँ, मेरी पार्टनर के पास स्किल वर्कर है, क्या मैं उसका डिपेंडेंट बन सकता हूँ? प्रॉब्लम आती है उधर कि आप कितने अरसे से ओवरस्टेयर हो गए हैं, बिकॉज कानून ये कहता है यू मस्ट हैव अ वैलिड वीज़ा, और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपका जो ओवरस्टे पीरियड है वो फिर सिर्फ 14 डे का होना चाहिए, जो इमिग्रेशन रूल 39E का है। और 39E इमिग्रेशन रूल क्या होता है? ऑफ कोर्स आप सुने हो मैं क्या कहने लगा हूँ, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप क्या कहते हैं आप उसको चेक कर लें प्लीज़, जो मैंने वीडियो बनाई है ऑन इमिग्रेशन रूल 39E। और राइट मैंने आपको जिस तरह बोला था कि आज मेरा प्लान यही है कि मैं आपके लिए अबाउट 25-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, आई हैव डन दैट। एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो मेरा इंटेंशन यही है कि मैं ट्राई यही करूँगा कि हफ्ते में 20-20 मिनट की 2 दिन एटलीस्ट यूट्यूब पे कर लूँ, और एटलीस्ट टिकटॉक पे कर लूँ, एटलीस्ट 1 मैं यूट्यूब पे कर लूँ। मैं 3 का टारगेट वीक का लगा के रखूँगा एंड रफली अबाउट दिस टाइम। मैं बीच में ट्राई करता हूँ कभी कभी दिन को कर लूँ, लेकिन यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता है दिन को करना। दिस क्वाइट टाइम इज़ बेटर फॉर मी, 20-25 मिनट्स आई कैन गिव। तो अगर आप प्लीज़ यूट्यूब पे और टिकटॉक पे चैनल को सब्सक्राइब रखोगे तो देन यू नो व्हेन आई एम कमिंग। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन की वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आई कीप डूइंग दैट, सो आई होप यू अप्रिशिएट दैट। एंड जाने से पहले अगेन आई ऑफ कोर्स से दिस ऑल द टाइम, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको होम ऑफिस में रिप्रेजेंट करूँ या कोर्ट में रिप्रेजेंट करूँ, माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर वेरी ईजी to find on social media.
अपना ख्याल रखें. ऑफ कोर्स आई विल हैव अ सर्विस जिसमें आप शो के अलावा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और टेलीफोन पे. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. अपना ख्याल रखें. थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन दिस लेट. रियली अप्रिशिएट दैट. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज गाइज एंड आई सी यू सून अगेन.